हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो 4 फरवरी 23 को जो आपका सीईटी का सेकंड शिफ्ट पेपर हुआ था और उस पेपर के अंदर जो इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेके आपके सामने आंसर की विद एक्सप्लेनेशन में आपको प्रेजेंट करने वाला हूं, प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है ना। एक वीडियो मैंने जो 4 फरवरी को जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जो इंग्लिश के प्रश्न आए थे वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, वो आप जाके देख सकते हैं। और दूसरे वाला जो पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने अभी मैं रूबरू हो रहा हूँ। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। देखिए जितने भी पर्सन, मैं पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा होता हूँ या ऑनलाइन वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ उसमें जितने भी मैं सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा होता हूँ वो सेंटेंसेस बहुत एक गॉड गिफ्ट है, कुदरत का करिश्मा है, ईश्वर की दया है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसा ही इस पेपर में भी देखने को मिला था। चलिए मैं बिना किसी पृष्ठभूमि के आपके सामने वो प्रश्न रख रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पसंद पेपर में पूछे गए थे इंग्लिश से। ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न था वन वर्ड को लेके। पहला प्रश्न वन वर्ड को लेके पूछा गया था और प्रश्न था समवन हु वॉक्स इन स्लीप। एक व्यक्ति जो नींद में चलता है, एक व्यक्ति जो नींद में चलता है उस व्यक्ति को किस नाम से पुकारते हैं। ये वन वर्ड से संबंधित प्रश्न था, समूह का एक शब्द। ठीक है ना। और इसके जो 4 ऑप्शन थे मैं चारों ही ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं, क्या क्या ऑप्शन दिए थे, कौन सा उत्तर सही होगा। पहला जो ऑप्शन था वो था टर्मगेंट। दूसरा जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था फिलोजिनिस्ट। तीसरा जो ऑप्शन था वो लिया था इसने सोनम्बुलिस्ट। और चौथा जो ऑप्शन लिया था वो लिया था रिकलस। ठीक है ना। अब मैं सीधा सा आपको बता दूं कि उत्तर तो इसका ये सोनम्बुलिस्ट सही होगा। कैसे सही होगा, अलग अलग मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। देखो टर्मागेनेंट क्या होता है, फिलोनिस्ट क्या होता है, फिलोजिनिस्ट क्या होता है और रिकलस क्या होता है। पहले तो अपने को ये देखते हैं कि व्यक्ति जो नींद में चलता है उस व्यक्ति को किस नाम से पुकारते हैं। उसको बोलते हैं स्लीप वॉकर। किस नाम से पुकारते हैं, स्लीप वॉकर नाम से उसको पुकारते हैं। अब ये जो स्लीप वॉकर है वो अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। टर्मागेंट क्या होता है, टर्मागेंट के बारे में मैं बता दूं। टर्मागेंट उस महिला के लिए शब्द यूज में लिया जाता है जो बात बात पर कलह करती है, झगड़ा करती है। मतलब कलहकारिणी जो महिला होती है उसको किस नाम से पुकारते हैं, टर्मागेनिस्ट। ठीक है ना। और फिलोजिनिस्ट जो होते हैं वो साहित्यकार होते हैं। तो नींद में चलने वाला व्यक्ति साहित्यकार तो हो नहीं सकता, साहित्यकार फिलोजिनिस्ट होता है। ठीक है ना। रिकलस जो होता है ना उसको वैरागी बोलते हैं। रिकलस्ट क्या होता है, वैरागी होता है। अब सीधी सी बात है, साहित्यकार, वैरागी और कलाकारिणी तो वो होगा नहीं, तो उत्तर क्या हो गया, वो हो गया गुरुजी सोनम्बलिस्ट। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था प्रेपोजिशन को लेके। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया था प्रेपोजिशन को लेके। चलिए, और सेंटेंस जो दिया गया था वो सेंटेंस में एग्जाम के अंदर जो आया था उस सेंटेंस को मैं जब ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ, चाहे मैं 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 10वीं में पढ़ा रहा हूँ, 11वीं में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें प्रेपोजिशन का टॉपिक लगता है, तो उस क्लास के अंदर जब भी मैं प्रेपोजिशन करवाता हूँ तो उसी सेम सेंटेंस को मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ जो अभी आपके एग्जाम के अंदर आया था। सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाट इज टाइम योर वॉच। व्हाट इज टाइम योर वॉच। उत्तर क्या आएगा, बाई आएगा। देखिए खाली जगह के पहले मिल जाए आपको व्हाट इज टाइम, खाली जगह के बाद में दिया मिल जाए योर वॉच या माई वॉच, 100% किसका प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग होगा। दूसरी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। आप चाहे घड़ी का समय किसी से पूछ रहे हैं, चाहे आप किसी को अपना घड़ी का समय बता रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रेपोजिशन भरी जाएगी वो बाई भरी जाएगी। तो दोनों प्रश्न मेरे ख्याल से इजी। चलिए तीसरे प्रश्न पर हम लोग निगाह डालते हैं। तीसरा प्रश्न जो आया था वो आया था, एक शब्द हिंदी में दिया हुआ था, शब्द हिंदी में दिया हुआ था और उसकी इंग्लिश स्पेल पूछी थी, वो क्या पूछी थी, विसंगति। और जो 4 ऑप्शन अगले ने दिए थे वो 4 ऑप्शन दिए थे। एक तो ऑप्शन था डिसऑर्डर, एक तो ऑप्शन दिया था डिसऑर्डर, एक ऑप्शन दिया था डिस्क्रेपेंसी,
डिस्क्रेपेंसी, और एक जो ऑर्डर दिया, एक शब्द जो दिया था वो दिया था डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन, और चौथा जो ऑप्शन दिया था वो दिया था डिसमिस। अब देखिए, हालांकि इस तरह के प्रश्न को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं भी मानता हूं इस तरह का जो प्रश्न होता है उसको हल करना मुश्किल होता है। फिर भी इस प्रश्न को यदि हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो मेरे ख्याल से उत्तर तक, सही नहीं हो वो चीज अलग, लेकिन उत्तर तक पहुंचने के बिल्कुल करीब चले जाएंगे। पहला दे रखा है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का अर्थ होता है विकार, किसी चीज के अंदर विकार आना। जैसे कोई चीज पहले ऑर्डर में थी और उसको अब ऑर्डर से अलग कर दिया है, ठीक ना, उसका क्रम बिगाड़ दिया, उसको विकार बोलते हैं। डिसमिस का अर्थ होता है निकाल देना। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ जॉब कर रहा है और उसको जॉब से निकाल दिया, डिसमिस करना। ये दो तो उत्तर नहीं होंगे, डिसऑर्डर और डिसमिस। अब बचता है आपके पास एक तो डिस्क्रेशन और एक बचता है डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेशन जो शब्द होता है, ये इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विवेक। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? विवेक होता है। अब जो शब्द बच गया डिस्क्रेपेंसी, ये आपका राइट आंसर है। डिस्क्रेपेंसी का मतलब होता है विसंगति। चलिए, ये तो 3 प्रश्न, हालांकि आशा तो ये करूंगा कि सबके सारे प्रश्न सही हो, पर इस तरह का यदि प्रश्न किसी कैंडिडेट का गलत हो जाता है जो वोकैब पर डिपेंड करता है, तो उसमें आपको ज्यादा अफसोस नहीं करना होता, क्योंकि सारे कैंडिडेट के सारी वोकैब्स याद नहीं होती है, सारे के सारे शब्द सारे विद्यार्थियों के याद नहीं होते, ठीक है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था पैसिव वॉइस को लेकर। पैसिव वॉइस, ठीक है ना, पैसिव वॉइस को लेकर प्रश्न पूछा गया था और वाक्य था वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए, ये वाक्य में सब्जेक्ट है, ये वाक्य के अंदर वर्ब है और ये वाक्य में ऑब्जेक्ट है। तो जब भी किसी एक्टिव वाक्य का पैसिव बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। 5 स्टेप अपने को चलना होता है। पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट दे रखा है गुड न्यूज, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, गुड न्यूज। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब देखिए, गुड न्यूज इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज लग जाएगा। इस न्यूज को देख के आर नहीं लगाना, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना, इज लगेगा, न्यूज इज सिंगुलर, ठीक है। गुड न्यूज इज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्सपेक्टेड आंसर इज राइट, बस इतना ही होगा, क्योंकि बाई एस लगाने की जरूरत नहीं है। वी इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वी जो है वो महत्वहीन करता है। देखिए, वी हो, दे हो, किसी भी शब्द के साथ में वन बॉडी जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो वाले शब्द हो, चिल्ड्रन हो, पुलिस हो, ये ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में अनइम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं और वापस पैसिव वॉइस में इनको लाने की जरूरत नहीं होती। जब इनको वापस नहीं लाएंगे तो इनके ठीक पहले बाय जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो भी अपने को लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपका जो ऑप्शन है गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, ये आंसर सही हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए में ही था, ठीक है ना, तो ये वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके। अगला जो क्वेश्चन है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके, या यूं कहें वो प्रश्न टेंस का था, ठीक है। वाक्य लिया गया था इट इज टाइम, इट इज टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट होना चाहिए सही तक, हाँ, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन द प्रोजेक्ट, ये था। और नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पहले में ऑप्शन था वुड स्टार्ट, वुड स्टार्ट। दूसरे में जो ऑप्शन था वो था स्टार्टेड। तीसरे में जो ऑप्शन था वो था स्टार्ट। चौथा जो ऑप्शन था वो था विल। उत्तर आएगा इसमें स्टार्टेड। क्यों आएगा? सीधा सा ध्यान में रखना है, यदि आपका वाक्य इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू हो रहा है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से यदि आपका वाक्य शुरू हो रहा है, तो बाद में रिक्त स्थान में सिंपल पास्ट टेंस भरा जाता है। पक्का याद रख लेना, सिंपल पास्ट टेंस बोले तो क्रिया की सेकंड फॉर्म आपको उत्तर भरना पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें उत्तर हो जाएगा स्टार्टेड। इट इज टाइम दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट।
अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था लेटर को लेके। प्रश्न था द हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ, ये था। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यदि आपने मेरे नॉलेज ऑफ लेटर वाले वीडियोस 2-3 जो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो देख लिए तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, यदि मेरी आपने एक दिन की ऑफलाइन क्लास लगा ली जिस दिन मैंने नॉलेज ऑफ लेटर की चर्चा की थी तो आपका उत्तर ये भी गलत नहीं होगा। ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है मैं आपको बता दूं। ये पूछ रहा है कि एक लेटर जो होता है उसकी हेडिंग में क्या क्या शामिल होता है। एक पत्र के बहुत सारे पार्ट्स मैंने पढ़ाए थे आपको, पत्र के प्रकार नहीं, एक पत्र के पार्ट्स में क्या होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है, चलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर ही देता हूँ जब चर्चा आई गई है तो। हाँ, थोड़ा सा। और ये प्रश्न यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आगे जहां जब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ये टॉपिक डाला हुआ है तो वहां पर भी ध्यान रखना जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है द हेडिंग, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है द रेफरेंस। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है द इनसाइड एड्रेस। चौथा जो पार्ट होता है वो होता है द सब्जेक्ट। अगला जो पार्ट होता है वो होता है द सैल्यूटेशन, ठीक है। अगला जो पार्ट होता है वो होता है द बॉडी ऑफ लेटर, द बॉडी ऑफ लेटर। अगला जो पार्ट होता है वो होता है द सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। इसको लीव टेकिंग प्लेस भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन को क्लोजिंग फ्रेज भी बोलते हैं, ठीक है। अगला जो पार्ट होता है वो होता है द सिग्नेचर। ये एक पत्र के पार्ट्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसने प्रश्न पूछने वाले ने क्या पूछ लिया कि हेडिंग वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो ये जो ऊपरी ऊपर पहला पार्ट होता है ना हेडिंग, इसके अंदर दो चीजें शामिल होती है। एक तो होती है राइटर्स एड्रेस, एक तो क्या होती है राइटर्स एड्रेस, और दूसरी चीज जो शामिल होती है वो होती है डेट। तो आपके पास इस प्रश्न के जिस ऑप्शन में ये दो लिखे हुए राइटर्स एड्रेस और डेट इज द राइट आंसर, और वो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था वो था डायरेक्ट स्पीच। आपके पास जो वाक्य दे रखा वो इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा, उसका डायरेक्ट बनाना है। अक्सर ऐसा पेपर में नहीं आता है, पेपर में आता है कि डायरेक्ट वाक्य दिया और उसका इनडायरेक्ट बनाना होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी दिया हो, यदि अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आता है तो इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वाक्य दिया हुआ है ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, टू लॉक द डोर, ये है देखिए, ठीक है। इसका अपने को बनाना है। तो देखिए ये ऑर्डर्ड शब्द जो है ना वो आपको क्या, मैं चलिए चारों इसके ऑप्शन बता रहा हूं फिर आपको बता रहा हूं कि आप कैसे बनाएंगे। इसका जो पहला ऑप्शन अगले ने दिया था वो दिया था ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन फिर उसने दिया था ही सेड टू देम, बहुत ही आसान है, ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट। तीसरा जो उसने दिया था वो था ही टोल्ड देम, उसके बाद कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट। चौथा जो दिया था वो दिया था ही टेल्स देम और कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट। पहले में आगे क्या लिखा हुआ था, लॉक द डोर, पहले में आगे लिखा हुआ था लॉक द डोर, ठीक है। दूसरे में आगे लिखा हुआ था प्लीज लॉक द डोर, प्लीज लॉक द डोर, ठीक है। और तीसरे में जो लिखा हुआ था यू लॉक द डोर, यू लॉक द डोर, ठीक है। और चौथे में जो लिखा हुआ था लॉक द डोर, लॉक द डोर। देखिए ट्रिक से कैसे इसको क्लियर करेंगे। वैसे तो जब अपने को उत्तर आ रहा है तो हम कर देंगे, लेकिन ट्रिक से यदि इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे। आपके पास क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो पहली बात है कि इन चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी। सैड टोल्ड सेकंड दे रखी है, टेल्स दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये उत्तर तो किसी भी हालात में नहीं होगा। इसको तो पहले ही बाहर निकाल दिया।
ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो आपको ये जो वाक्य है, इस वाक्य में शब्द क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें शब्द दिया हुआ प्लीज। प्लीज का अर्थ होता है निवेदन करना, इसका मतलब ये तो रिक्वेस्ट अगर होता यहाँ पर ऑर्डर की जगह तो ये ऑप्शन होता, तो इसका तात्पर्य ये उत्तर भी नहीं आएगा, इसको भी बाहर फेंक दीजिए। अब बच गए आपके पास दो। चूंकि आपके वाक्य में ऑर्डर्ड देम टू और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, टू कंजक्शन लगा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसका तात्पर्य आपका वाक्य इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव वाक्य है तो ऑप्शन नंबर 3 पर जाओगे तो इसको देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये वाक्य इंपेरेटिव नहीं है, क्योंकि वाक्य दे रखा है यू लॉक्ड द डोर, सब्जेक्ट वर्ब दे रखी है, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब दे रखी है, इसका मतलब वाक्य इंपेरेटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो चौथा ये हो गया। ये आपके पास जो वाक्य है वो इंपेरेटिव है, सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड लग जाता है, तो ही ऑर्डर्ड देम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्थान पर टू लग जाता है, और अंदर वाला जो भाग है उस भाग का आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है। अंदर दे रखा है लॉक द डोर, कोई भी शब्द चेंज करने योग्य नहीं है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन होते हैं अपने पास 4, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज और आस्क, चारों में से किसी एक का यूज करना होता है। वाक्य की जो सेंस है उस आधार पर सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड लग जाएगा, तो आंसर ये सही हो जाएगा, ही सेड टू देम लॉक द डोर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था उस पर मैं चर्चा करता हूं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो भी बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था, और वो पूछा गया था आर्टिकल को लेके। इसको लेके, आर्टिकल को लेके, ठीक है ना। आर्टिकल जो सारे के सारे डिटरमिनर होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल बहुत ही आसान था। पहले तो मैं आपको वाक्य लिख देता हूं जो आर्टिकल रिलेटेड पूछा था। वाक्य था ही इज नॉट, खाली जगह ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन। छठी क्लास में ये वाक्य करवाता हूं मैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए में मान लीजिए ए है, बी में मान लीजिए एन है, सी में मान लीजिए द है, डी में मान लीजिए नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल नहीं है या जीरो आर्टिकल, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास रिक्त स्थान के ठीक बाद में क्या दिया हुआ है, गुरुजी दे रखा है ऑनरेबल मैन। सिंगुलर है, कंटेबल नाउन है, उच्चारण जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, औ से स्टार्ट हो रहा है, इसका तात्पर्य इसके अंदर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, एन। बी ऑप्शन इसके अंदर उत्तर आ जाएगा। बस ये देखिए 7-8 प्रश्न आए थे, सारे के सारे कंप्लीटली बिल्कुल क्वाइटली इजी सारे के सारे थे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। यदि थोड़ा सा हमने ध्यान दिया तो ये प्रश्न अपने सारे के सारे सही होंगे, ठीक है ना। मिलेंगे एक बार फिर अगले सेशन के अंदर इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कोई इंग्लिश के टॉपिक के साथ, या फिर जो आपका भी सीटी का आज और पेपर चल रहा है तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए, एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक मेरे चैनल्स की जानकारी पहुंचाइए ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।